वैसे फ्रॉन्क्स दिखने में बहुत ज़्यादा शानदार है और एक अलग ही सेगमेंट लेकर के आती है, क्योंकि एक तरफ हैचबैक थी, प्रीमियम हैचबैक थी, बलेनो थी, और फिर विटारा लेकर के आई थी, मारुति ग्रैंड विटारा भी दे रही है। दोनों अलग अलग गाड़ियां हैं। अब फ्रॉन्क्स एक निकाल दिया कि कहा जाता था भाई पंच की राइवल हो सकती है इस सेगमेंट के अंदर, बट पंच दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है, काफ़ी ज़्यादा क्लासी लगती है। आप उसको एक सिर्फ ऑफ रोडर की तरह नहीं देख सकते हैं जैसे कि पंच को आप देख सकते हैं, पर है तो ये बलेनो ही, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। हालांकि जब आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं आपको ये बलेनो की तरह लग सकती है, थोड़ा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर लग सकता है, कूपे डिजाइन दिया गया है, पीछे से थोड़ा सा ज्यादा एंगल बन रहा है, दिखने में काफी ज्यादा सामने की तरफ से ग्रैंड विटारा वाला लुक दे देगी, पीछे की तरफ से अलग लुक दे देगी, और स्पेशियस भी ज्यादा है। और जैसा कि हम लोग बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो बलेनो के मुकाबले इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। लिटरली आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और इसके टीन का इस्तेमाल देखेंगे तो काफी ज्यादा अच्छा किया गया है, और साथ ही साथ दो अच्छे इंजन ऑप्शन के साथ भी आती है। एक आता है 1.2 लीटर का ड्यूल जेट ड्यूल वीवीटी इंजन, जो कि 89 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको निकाल करके दे देता है। ये लगभग सिमिलर इंजन है जो कि बलेनो में हम यूज करते आए हैं, लेकिन इस गाड़ी में एक और इंजन आपको दिया जाता है जो कि है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। 3 सिलेंडर का ये इंजन 99 bhp की पावर और 147 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको प्रोवाइड करता है। और हाँ, आप जब 2000 आरपीएम के ऊपर चले जाते हो तो टर्बो वाला परफॉर्मेंस आपको दिखाई देगा कि भाई आप ओवरटेक करने के लिए कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपकी गाड़ी बहुत अच्छा पावर आउटपुट आपको निकाल कर देगी। पर क्योंकि मारुति के इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन होते हैं, स्मूथ होते हैं, साइलेंट होते हैं, वाइब्रेशंस नहीं होता है, बिल्कुल पता नहीं चलता चालू है गाड़ी बंद है। इस इंजन में 3 सिलेंडर इंजन होने की वजह से आपको थोड़े से वाइब्रेशन नजर आएंगे, थोड़ा सा नॉइस नजर आएगा। हालांकि परफॉर्मेंस वाला इंजन है तो आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा वो, बट और ज्यादा अच्छा हो सकता था। तो आज का वीडियो हमारा मेनली इस पर होगा कि हम बेसिक वेरिएंट ले सकते हैं फ्रॉन्क्स का, या फिर बलेनो ले लेनी चाहिए, या फिर टॉप एंड वेरिएंट लेना चाहें तो ग्रैंड विटारा ले सकते हैं। और सारे फीचर्स भी बताऊंगा, क्या कुछ कमियां हैं वो भी बताता हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कैबिन के फ्रंट हिस्से की, यानी कि ड्राइवर को ड्राइवर की सीट्स की। तो ड्राइवर की सीट 8 वे एडजस्टेबल आपको मिलती है। आप आगे पीछे हाइट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं, हेडरेस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। को ड्राइवर की सीट 6 वे एडजस्टेबल आपको मिल जाती है, हाइट एडजस्टमेंट वहां पर नहीं मिलता है। दोनों के अंदर आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, सनवाइजर के ऊपर जो स्टीयरिंग है टेलीस्कोपिक मिलेगा, उसके ऊपर आपको बटन्स मिल जाएंगे ताकि आप क्रूज कंट्रोल वगैरह मैनेज कर सको, आप साउंड वगैरह मैनेज कर सको, म्यूजिक मैनेज कर सको, कॉल कर सको, वॉइस असिस्टेंट को यूज कर सको। साथ ही में ये सारे फीचर्स को इस्तेमाल करने के लिए टच स्क्रीन सिस्टम बहुत बड़ा सा दिया गया है, उसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले चल जाता है, 9 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है आपको। साथ ही साथ ड्राइवर सीट पर और ज्यादा आराम के लिए आपको ड्राइवर साइड आर्मरेस्ट भी मिल जाएगा, जिसके पास ही आपको कप होल्डर्स भी मिल जाएंगे। वहीं पर याद आता है हमें गियर नॉब की। गियर्स की अगर बात करें, इस गाड़ी में 3 प्रकार का ट्रांसमिशन सिस्टम है। अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन लेना चाहते हो तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप 1.2 लीटर वाले इंजन के साथ ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो आपको 5 स्पीड AMT मिल जाएगा, और अगर आप टर्बो के साथ ऑटोमेटिक लेना चाहते हो तो 6 स्पीड AT यहाँ पर टॉर्क कन्वर्टर आपको मिल जाता है। पर वहां पर पेडल शिफ्टर्स आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप टर्बो वाला वेरिएंट ले रहे हैं तो ऑटोमेटिक की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि पेडल शिफ्टर से आपकी ड्राइविंग स्मूथ भी हो जाएगी और आप अच्छे से चला भी सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि मैनुअल लैगी है, मैनुअल में कोई तकलीफ आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मारुति है और गियर शिफ्टिंग हो या क्लच की बात हो काफी ज्यादा स्मूथ होता है। 20 की स्पीड पर भी आप 4th गियर पे चल रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं होने वाली, गाड़ी बहुत अच्छे से निकल जाती है। बात करें डैशबोर्ड की, काफी बढ़िया सा फिनिश आपको यहाँ पर दिखाई देगा, बहुत अच्छे कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं। ऊपर की तरफ IRVM आपको मिलेगा। IRVM में एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है, देखिए गाड़ी का जो डिजाइन है वो कूपे दिया गया है, जिसकी वजह से जो रियर विंडशील्ड है वो थोड़ी छोटी है, और क्योंकि एलिवेटेड भी है तो उन्होंने बहुत ज्यादा बड़ी नहीं रखी। हम आमतौर पर सेडान्स में देखते हैं कि बहुत बड़ी विंडशील्ड दी जाती है तो जो IRVM है उसमें व्यू अच्छा खासा मिल सके। यहाँ पर वो चीज नहीं है, जिसकी वजह से IRVM का विजन जो है बहुत कम आ जाता है। प्लस रियर सीट पर 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं, और तीनों हेडरेस्ट की वजह से बहुत ज्यादा विजन ऑब्स्ट्रक्ट होता है। रियर व्यू में IRVM में आप बहुत ज्यादा अच्छा एरिया नहीं देख सकते हैं। तो अगर आपकी आदत है IRVM में देखकर चलने की तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, वरना आपकी गाड़ी के अंदर 360 कैमरा भी दिया जाता है टॉप एंड वेरिएंट्स में, तो 360 कैमरा से आपका आधा सा काम तो यहीं हो जाएगा। तो रिवर्स लेते समय मेनली दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब गाड़ी आगे चला रहे हो और पीछे से कोई गाड़ी आ रही है उसकी पोजीशन जाननी है तो फिर आपको या तो बटन दबाकर रियर कैमरा चालू करना पड़ेगा, या फिर आप जो ORVMs है उन पर भरोसा कर सकते हो। ORVM जो है आपको बॉडी कलर का ही मिलने वाला है, बहुत ही बढ़िया दिखने वाला है, जिसके ऊपर टर्न इंडिकेटर्स भी आपको गाड़ी के अंदर मिलते हैं, और इंटरनली एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल मिल जाते हैं। बट ये वेरिएंट वाइज चेंज होते रहते हैं। रियर सीट पर चले जाओगे तो आपको पीछे पता चलेगा कि यार इसमें कोई हैंडरेस्ट नहीं दिया जाता है, कप होल्डर्स नहीं दिए जाते हैं, जो कि तकलीफ वाली बात है। किसी भी वेरिएंट में नहीं दिया गया है, जो कि मैं चाहता था कि भाई 15.5 लाख रुपए अगर खर्च करूंगा अपने तो होने चाहिए थे, लेकिन 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, और 3 पॉइंट सीट बेल्ट तीनों के लिए दिए गए हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब आप आमतौर पर हम गाड़ी में देखते हैं कि फ्रंट सीट बेल्ट हमने लगाए हुए हैं, अगर बैठे हुए हैं हम लगाए हुए हैं तो बजेगा, नहीं बैठा है, अगर कोई ड्राइवर सीट पर कोई नहीं बैठा हुआ है, सीट बेल्ट खुला हुआ है, नहीं बचता था उसका वार्निंग। बट इस गाड़ी के अंदर आपको सीट बेल्ट लगाकर रखने ही पड़ेंगे, चाहे वो पीछे कोई बैठा हो ना हो। अगर पीछे का सीट बेल्ट खुला हुआ है, कोई नहीं बैठा हो, तो भी गाड़ी आपको वार्निंग देती रहेगी, 90 सेकंड तक ये चलता रहेगा। अब ऐसा क्यों है? तो भैया ये है सिंपल कॉस्ट कटिंग
वेट सेंसर का पैसा बचाया गया, वेट सेंसर नहीं डाले गए पीछे की सीट्स पर। आमतौर पर हमारी गाड़ियों में होता है भाई, को ड्राइवर सीट पर एक वेट सेंसर लगा हुआ होता है, कोई बैठा है तो सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, नहीं बैठा है तो जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर उसके पैसे बचा लिए गए, तो रियर सीट पर आपको सीट बेल्ट लगा के रखने पड़ते हैं। बहुत सारे लोगों को दोस्तों मैंने देखा है वो टू टू का जो इरिटेटिंग आवाज है उसको निकालने के लिए बजर ही हटवा देते हैं अपनी गाड़ी से, जो कि जहां मारुति कुछ सेफ्टी के लिए अच्छा करना चाह रहा था वहां पर उन्होंने एक बहाना बना दिया लोगों के लिए, भाई सेफ्टी नहीं रखनी है। तो अब वो को ड्राइवर पर सीट बेल्ट नहीं भी लगाए तो गाड़ी नहीं बचती, तो ये एक गलत चीज हो रही है, मारुति को पता होना चाहिए। इस गाड़ी का जो प्राइस है वो 15,33,000 रुपए तक ऑन रोड जाता है टॉप एंड वेरिएंट का, और गाड़ी के किसी भी वेरिएंट में सनरूफ नहीं दी जा रही है। ये भी एक चीज थोड़ी सी गलत लगती है, क्योंकि आप अगर 11-12 लाख की भी गाड़ी खरीदते हैं वहां पर भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे आप XUV 300 को देखेंगे, उसके W6 मॉडल में भी आपको सनरूफ मिल जाती है। टाटा नेक्सॉन का XM-S वेरिएंट आपको सनरूफ दे देता है लगभग 12 लाख से अंदर ही, बट इस गाड़ी के अंदर 15 लाख खर्च करने पर भी आपको वो नहीं मिलता है, जो कि एक अलग चीज लगती है। गाड़ी के अंदर कुछ चीज अच्छी, जैसे कि वन टच अप वन टच डाउन का ऑप्शन आपको मिल जाता है ड्राइवर साइड विंडो के लिए। लेकिन एक चीज मुझे पसंद नहीं आई कि भाई 15 लाख खर्च करने के बाद मुझे अभी भी वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिल रही है। मैं सबसे ज्यादा जो है एक्सपेक्ट करता था कि टाटा ये काम सबसे लास्ट में करेगा, बट आप देख सकते हैं टाटा पंच में हो या टाटा नेक्सॉन में हो, वेंटिलेटेड सीट्स दी जाने लगी है। मारुति ने फ्रॉन्क्स बनाई, काफी ज्यादा दिखने में बहुत प्रीमियम गाड़ी लगती है, मेरी खुद की बहुत ज्यादा पसंदीदा गाड़ी है सामने से दिखने में, लेकिन कुछ चीजों में पीछे रह जाती है, जैसे वेंटिलेटेड सीट, सनरूफ, ऐसी चीजें देनी चाहिए थी। रियर सीट में एक और प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि कूपे डिजाइन दिया गया है, गाड़ी को पीछे से थोड़ा सा और दबाया गया है। 5 फुट 10 इंच तक का आदमी बैठा हुआ है तो बाल टच करेंगे, और 6 फुट का आदमी है तो पूरा टच हो जाएगा ऊपर की तरफ। और थाई सपोर्ट भी कम है, क्योंकि गाड़ी की जो सीट है उसका एलिवेशन थोड़ा सा कम है। ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा कम है, आराम से आप बैठ सकते हो, लेकिन सेडान के तरह अगर दे देते तो शायद हेडरेस्ट का मामला भी सुलझ जाता और थाई सपोर्ट भी थोड़ा अच्छा हो सकता था। डिजाइन की बात कर ही रहा हूं तो कूपे डिजाइन आपने दिया है, लेकिन गाड़ी के विंडशील्ड के बारे में, रियर विंडशील्ड के बारे में ज्यादा नहीं सोचा गया। उसके ऊपर वाइपर आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिल जाएंगे, निचले वेरिएंट में आप एक स्पॉइलर दे देते हैं। स्पॉइलर की वजह से जो है धूल वगैरह वहां पर ज्यादा अच्छे से जम सकती है। अगर आप देखेंगे तो सेडान गाड़ियों में आपको कभी भी वाइपर नहीं दिखाई देंगे पीछे वाली सीट पर, क्योंकि एरोडायनामिक्स ऐसे होते हैं कि हवा जो है, धूल जो है वो निकलती चली जाती है हवा के माध्यम से। यहाँ पर आपने वो एलिवेशन उतना ही दिया है और उस पर स्पॉइलर दे दिया, तो थोड़ा सा वो चीज समझ नहीं आती। पर जैसा कि गाड़ी मारुति की है तो आप सभी को पता होगा भाई, मारुति माइलेज बहुत अच्छा देती है। गाड़ी क्लेम करती है 21 से 22 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दोनों ही प्रकार के इंजन के अंदर, चाहे वो MT हो या AMT। आप लगभग 19 से लेकर 23 तक का माइलेज इनका क्लेम्ड पाएंगे। और जब रियलिटी की बात आती है तो आप पाएंगे कि भाई 14 से लेकर 16 का माइलेज आराम से निकाल देती है। और अगर आप हाईवेज ज़्यादा चलते हैं तो आप 18 तक का माइलेज भी इससे निकाल सकते हैं, वहां पर कोई भी तकलीफ नहीं होती है। वैसे बूट की बात करेंगे, काफी बड़ा सा बूट आपको दिया गया है। बूट लिप थोड़ा सा ऊंचा होने की वजह से आपको थोड़ा सामान रखने में मुश्किल हो सकती है, पर एक बढ़िया चीज ये है कि 60-40 स्प्लिट आपको रियर सीट पर मिल जाता है, तो अगर आपका सामान ज्यादा है आप वहां पर अच्छे से रख सकते हैं। अब बात करेंगे सेफ्टी की, तो भाई 6 एयरबैग बेसिक वेरिएंट से आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। आपको ABS, EBD, ESP, ब्रेक असिस्ट और हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ऐसे सारे सिस्टम्स यहाँ पर गाड़ी के अंदर दिए जाते हैं। और 6 एयरबैग वाला सिस्टम बेसिक वेरिएंट से कर दिया है मारुति ने, ये अच्छी बात है। पर गाड़ी को अभी तक क्रैश टेस्ट में नहीं डाला गया है, तो पता नहीं कितने स्टार्स आ सकते हैं। बलेनो ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो वहां से हम हिसाब लगा सकते हैं, बट हाँ फिर भी मैं 4 एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इस गाड़ी से, क्योंकि इसका बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा बलेनो के मुकाबले बेटर है। दोस्तों ये तो थी फीचर्स की बात, भाई क्या चीज मिल सकती है क्या चीज नहीं मिल सकती है। हमें बात करनी है कि लेनी है कि, तो यार अगर आप बजट गाड़ी देख रहे हो ना, 10-12 लाख में लेने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जैसे पंच आप ले सकते हो। हाँ, सर्विस सेंटर का थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सर्विस वाला एक प्रॉब्लम होता है जो मारुति अच्छे से देती है। बट सेम प्राइस रेंज में अगर आप 8.5 लाख 9 लाख रुपए में गाड़ी लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से फ्रॉन्क्स से बेटर थोड़ी सी बलेनो मुझे लगती है, क्योंकि फीचर्स आपको ज्यादा प्रोवाइड वहां पर कर देगी। अगर आप 12-13 लाख रुपए में कर रहे हैं, नेक्सॉन बेटर हो सकती है, टाटा से आप कंपेयर कर सकते हैं। सोनेट बहुत अच्छी गाड़ी हो सकती है इसके मुकाबले। अगर ये क्रैश टेस्ट में थोड़ा ज्यादा अच्छा करे तो कह सकते हैं कि भाई हाँ बेटर है। बट हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है। टायर साइज आपको 16 mm के व्हील्स इसके मिल जाते हैं। बट वो वाली बात नहीं हो सकती कि भाई आप प्रॉपर इसको एक SUV की तरह नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक क्रॉस ओवर वेरिएंट कह सकते हैं बलेनो का, जो कि बनने की कोशिश कर रहा था SUV, बन नहीं पाया। और अगर आप 15-16 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो इसी की एक गाड़ी आती है ग्रैंड विटारा, जिसका डेल्टा वेरिएंट आप 80 के साथ 16 लाख में खरीद सकते हैं, जो कि इसके सारे फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। टच स्क्रीन में थोड़ा सा पीछे रह जाएगा भाई, 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम आपको वहां पर मिलेगा, लेकिन सारे फीचर्स जो है उसके अंदर आपको मिल जाते हैं। सो कह सकते हो कि मारुति ने एक ऐसी गाड़ी बनाई जो हर एक सेगमेंट में राइवल बन सकती है, हर एक सेगमेंट की व्हीकल्स के, लेकिन हर जगह पर ये थोड़ी ना थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। पर ये नहीं कह रहा हूं कि इस गाड़ी को नहीं खरीदना है। अगर आपको ये पसंद है, जैसे मुझे काफी ज्यादा पसंद है दिखने में, थोड़े बहुत फीचर्स के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं। अगर मैं डिजाइन लेना चाहता हूं तो उसके बाद में थोड़े बहुत आफ्टर मार्केट फीचर्स कराना चाहूंगा, 50-60 हज़ार रुपए खर्च करना चाहूंगा, तो ये गाड़ी आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। प्लस इसका बूस्टर जेट इंजन जो आ रहा है, जो 1 लीटर टर्बो है, वो कहीं और आपको नहीं मिलेगा। इतने साइलेंट और कम वाइब्रेशन वाले इंजन के साथ अच्छी परफॉर्मेंस आपको कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आप फ्रॉन्क्स खरीदें। आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।